स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल राजस्थान स्टडी पॉइंट पे। तो दोस्तों हमारे द्वारा आरपीएससी सेकंड ग्रेड के लिए फर्स्ट पेपर के सिलेबस के अकॉर्डिंग एमसीक्यू सीरीज़ लाई गई है, जिसकी क्लास आज चौथी है, जिसमें हम राजस्थान के अपवाद तंत्र के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की संपूर्ण व्याख्या करेंगे। और यह प्रश्न एनसीईआरटी और पीछे परीक्षा में पूछे गए सभी प्रश्नों का सार है। तो सभी प्रश्न अति महत्वपूर्ण है, तो आप परीक्षा देने से पहले इन प्रश्नों को आप ज़रूर देखें। तो ये आरपीएससी सेकंड ग्रेड के लिए तो फ़ायदेमंद रहेगी क्लास। साथ में रीट वाले बच्चे, ईओ आरओ जैसे एलडीसी और राजस्थान की सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए यह क्लास काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगी। तो यह क्लास हमने लाई थी आरपीएससी सेकंड ग्रेड के प्रथम प्रश्न पत्र के लिए, जो संपूर्ण क्लास करवाई जाएगी एमसीक्यू के माध्यम से। तो आज की हमारी क्लास है राजस्थान का अपवाद तंत्र। अब इसके महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर की व्याख्या करेंगे और ऑप्शन के सहित पूरी व्याख्या की जाएगी। तो मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, आप इस क्लास का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा लीजिए और अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। तो मैं आपका ज़्यादा टाइम न लेते हुए सबसे पहले प्रश्न की ओर चलता हूँ। भारत के कुल सतही जल संसाधनों में राजस्थान का कितना प्रतिशत भाग है? तो भारत का कुल सतही जल है, उसमें राजस्थान का कितना प्रतिशत भाग आता है? तो सबसे पहले आंसर की बात करें तो 1.16 सतही जल का भाग है। वहीं आपसे पूछे कि भारत के कुल भूमिगत जल संसाधन का राजस्थान में कितना प्रतिशत है, तो 1.69 जो राजस्थान का भूमिगत जल है जो भारत के अंदर राजस्थान का है। और 1.16 कितना है? सतही जल। तो दोनों पॉइंट आपको एक साथ क्लियर कर दिए हैं, 1.16 और 1.69। 1.16 है भारत के कुल सतही जल का राजस्थान में प्रतिशत है, और वहीं 1.69 क्या है? भारत के कुल भूमिगत जल का राजस्थान में प्रतिशत। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस तरह के क्वेश्चन परीक्षा के अंदर बार बार पूछे जाते हैं। अपवाद क्षेत्र की दृष्टि से राजस्थान की नदी प्रणालियों का सही अवरोही क्रम पूछा है। तो सबसे ज़्यादा किसका है, उसके बाद कम, तो कम होता दर्शाना है। तो 1 नंबर पे तो आएगा सबसे ज़्यादा, और उसके बाद थोड़ा कम, और उसके बाद थोड़ा कम, और उसके बाद, तो अवरोही का मतलब बड़े से छोटे की ओर। तो नदियों का अवरोही क्रम पूछे तो कौन सा होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा, बनास, लूणी और चंबल माही। और लंबाई के अनुसार देखें तो 1 नंबर पे आएगी चंबल नदी, और 2 नंबर पे आएगी माही नदी, 3 नंबर पे बनास, और 4 नंबर पे लूणी नदी। तो लंबाई के अनुसार तो ये क्रम है, चंबल, माही, बनास और लूणी। और अपवाह की दृष्टि से कौन सा है? 1 नंबर पे बनास, जो कितना 27.48% कुल जल ग्रहण क्षमता इसकी बनास नदी की। वहीं हम लूणी की बात करें तो लूणी की है कुल जल ग्रहण क्षमता 20.21, और चंबल की है 17.18, और माही की है 9.46। तो ये सभी नदी है जो अपवाह के क्षेत्र की दृष्टि से राजस्थान में बड़े से छोटे की क्रम की ओर है। तो सबसे बड़ी कौन सी है? बनास नदी, जिसकी जल ग्रहण क्षमता कितनी है? 27.48%। और लूणी की कितनी है? 20.21, और उसके बाद चंबल, और उसके बाद माही। तो इस तरह के क्वेश्चन परीक्षा के अंदर बार बार पूछे जाते हैं, तो आप इन्हें डायरेक्ट याद रखें, बनास, लूणी, चंबल और माही। और लंबाई के अनुसार पूछ ले तो 1 नंबर पे चंबल आएगी, 2 नंबर पे माही, 3 नंबर पे बनास, और 4 नंबर पे लूणी। चंबल, माही, बनास, लूणी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सी नदी राजस्थान की आंतरिक अपवाह तंत्र से संबंधित नहीं है? तो आप सब जानते हैं राजस्थान के अंदर 3 अपवाह तंत्र पाए जाते हैं। एक तो अरब सागर की ओर जाने वाली नदियाँ, एक बंगाल की खाड़ी, एक आंतरिक अपवाह तंत्र। तो इससे पूछा है कि इन नदियों में से आंतरिक अपवाह तंत्र नदी का भाग कौन सी नदी नहीं है? तो कांतली नदी तो है, और कांकनी भी है, और मेंढा भी है। तो डाई नदी है
जो आंतरिक अपवाह तंत्र का भाग नहीं है। इसका उद्गम कहाँ होता है? इसका उद्गम किशनगढ़ की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। ये किसकी सहायक नदी है? सबको पता है, बनास की सहायक नदी है, डाई नदी। और यही नदी है जो देवली टोंक के अंदर त्रिवेणी संगम बनाती है। किसके साथ? एक तो ये होती है डाई, एक होती है बनास, एक होती है खारी। तो डाई नदी आंतरिक अपवाह तंत्र का भाग नहीं है, ये बनास नदी की सहायक नदी है। और बनास नदी कौन से तंत्र का भाग है? बंगाल की खाड़ी का। और एक इसकी महत्वपूर्ण बात है कि डाई, बनास, खारी और ये तीनों मिलकर देवली टोंक के अंदर एक त्रिवेणी संगम बनाते हैं। और डाई नदी का उद्गम कहाँ से है? किशनगढ़ की पहाड़ियों से। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्न में से कौन सी नदी राजस्थान की आंतरिक अपवाह तंत्र से संबंधित नहीं है? तो डाई नदी नहीं है। डाई नदी बनास की सहायक नदी है जिसका उद्गम किशनगढ़ की पहाड़ियों से होता है। और डाई नदी और बनास नदी और खारी नदी तीनों मिलकर त्रिवेणी संगम बनाती है। तो कौन सा स्थान है? देवली टोंक। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की नदियां कौन कौन सी हैं? तो इनमें से सब में आंतरिक प्रवाह की नदियां को हमें छांटना है। तो इसका राइट आंसर की अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। घग्गर, कांतली, साबी और कांकनी। जो आंतरिक प्रवाह की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी देखें तो कौन सी नदी है? घग्गर नदी। मैं घग्गर नदी की थोड़ी बात करता हूं तो ये राजस्थान का मैप है। इसका उद्गम कहाँ से होता है? यहाँ पे जो कालका की पहाड़ी है, जो शिवालिक हिमालय का हिस्सा है, हिमाचल प्रदेश से इस नदी का उद्गम होता है। तो यह बहती हुई गंगानगर हनुमानगढ़ के अंदर प्रवेश करती है और आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है, जिसे प्राचीनतम सरस्वती नदी का ही यह भाग है, जिसे मर्त नदी भी बोलते हैं, नट नदी और दृष्टवती नदी आदि नामों से जाना जाता है। अब जो घग्गर नदी का जो अपवाह क्षेत्र होता है इसे अलग अलग क्षेत्रों के अंदर अलग अलग नाम से जाना जाता है। और हनुमानगढ़ के अंदर तो इसे जाना जाता है नाली या पाट क्षेत्र। और पाकिस्तान के अंदर चली जाती है, वर्षा ऋतु के अंदर बाढ़ आती है पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान के अंदर इस अपवाह क्षेत्र का नाम है हकरा। तो सबसे पहले घग्गर नदी आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है जिसका उद्गम कालका पहाड़ी, जो शिवालिक हिमालय का हिस्सा है, हिमाचल प्रदेश से इसका उद्गम होता है। यह राजस्थान के गंगानगर और हनुमानगढ़ के अंदर बहती है और वर्षा ऋतु के दौरान इसमें बाढ़ आती है जो पाकिस्तान की ओर आती है। और इसके प्राचीन नाम देखें तो सरस्वती नदी इसका प्राचीन नाम है। और अन्य नाम की बात करें तो इसे मर्त नदी, नट नदी और दस्तवती नदी भी कहते हैं। और दूसरी आंतरिक प्रवाह की नदी कौन सी थी हमारी? कांतली नदी। ये आपको यहीं पे बता देता हूँ। एक तो आप याद रख लेना कांतली नदी का उद्गम स्थल जो कौन सा है? खंडेला की पहाड़ी, सीकर के अंदर से। और अपवाह क्षेत्र की बात करें तो ये सीकर और झुंझुनू के अंदर बहती है। और कांतली की एक विशेषता है, यह राजस्थान की सबसे लंबी अंतः प्रवाह नदी है। वो तो बाहर थी घग्गर, ये सिर्फ राजस्थान की है। जैसे राजस्थान में बहने वाली ओनली एक ही नदी है तो कौन सी? बनास नदी। और वहीं आंतरिक प्रवाह की दृष्टि से देखें तो कांतली नदी अंतः प्रवाह की दृष्टि से राजस्थान में सबसे लंबी नदी है जिसकी लंबाई 100 किलोमीटर है। तो घग्गर नदी जिसका आपको 2 से 3 पॉइंट याद रखने थे, एक तो इसका उद्गम स्थल और एक इसके अन्य नाम। वहीं कांतली नदी जिसका उद्गम स्थल खंडेला की पहाड़ी, सीकर, अपवाह क्षेत्र सीकर और झुंझुनू। और यह राजस्थान की अंतः प्रवाह की सबसे लंबी नदी है जिसकी लंबाई 100 किलोमीटर है। अब हम बात करते हैं साबी नदी की। साबी नदी, तो आप साबी नदी का उद्गम स्थल एक तो याद रख लेना और एक ये याद रखना, साबी नदी आंतरिक प्रवाह की नदियां हैं।
तो साबी नदी का उद्गम है सेवर की पहाड़ी, जो कहाँ पे है, जयपुर के अंदर। और अपवा क्षेत्र आप सबको पता है, जयपुर और अलवर। तो ये राजस्थान में विलीन न होकर हरियाणा के गुड़गांव के अंदर विलीन होती है। अब हमारी अंतिम नदी है कौन सी, कांकनी नदी। तो ये कांकनी नदी, जिसका अन्य नाम है मसरूदी नदी, तो इसका उद्गम पूछे तो कोटरी गांव जैसलमेर के अंदर है, और इसका अपवा क्षेत्र सिर्फ जैसलमेर ही है। तो इसका उद्गम स्थल आप जरूर याद रखना, कोटरी गांव जैसलमेर के अंदर। और ये जाके कहाँ पे मिलती है, जैसलमेर के भुज झील के अंदर ये जाके मिल जाती है। तो अगर हम सबका उद्गम स्थल देखें तो गग्गर नदी का शिवालिक की पहाड़ी हिमाचल प्रदेश से, कांतली का खंडेल की पहाड़ी सीकर से, और साबी का सेवर की पहाड़ी से, कांकनी का कोटरी गांव जैसलमेर से उद्गम स्थल है। तो ये सब नदी आंतरिक प्रवाह की नदियां हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या था कि निम्न में से राजस्थान के आंतरिक प्रवाह की नदी कौन कौन सी है, तो घग्गर, कांतली, साबी और कांकनी नदी। साबी और सागी के अंदर आप कंफ्यूज मत होना, साबी नदी तो आंतरिक अपवाह की नदी है और सागी नदी अरब सागर तंत्र की नदी है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी सांबर झील में मिलती है। ये बार बार पूछे जाते हैं, सांबर झील में मिलने वाली नदियाँ कौन कौन सी है, सभी हम एक साथ देख लेते हैं। तो जो सांबर झील है ये राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। इसके अंदर कौन कौन सी नदी आके विलीन होती है, मेंढा, खारी, रूपनगढ़ और एक अंतिम है खंडेला नदी। तो खारी नदी कहाँ से आती है, नागौर से, और मेंढा नदी जयपुर से आती है और इसका उद्गम मनोहरपुर पहाड़ी से होता है। मेंढा नदी का उद्गम जो जयपुर से आके सांबर झील के अंदर मिलती है। खारी कहाँ से, नागौर से, और खंडेला नदी सीकर से, और रूपनगढ़ नीचे से आती है कहाँ से, अजमेर से। तो अजमेर की जो रूपनगढ़ नदी है वो अपना जल है सांबर के अंदर विलीन करती है। सीकर की खंडेला नदी और जयपुर की मेंढा नदी और नागौर की खारी नदी जो अपना सारा जल कहाँ पे विलीन करती है, सांबर झील के अंदर। तो हमारा आंसर क्या होगा, चंबल, आहू, बेड़च और मेंढा। तो हमारा राइट आंसर होगा मेंढा नदी है जो अपना जल सांबर झील में मिलाती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। एक तो नदी दी गई है और इस साइड उद्गम स्थल है। तो बनास नदी खमनौर की पहाड़ी से, बिल्कुल सही। बाणगंगा बेराट से, ये भी एकदम सही है। कांतली नदी अभी बताया खंडेला की पहाड़ी से। और कांकनी नदी, तो कांकनी नदी कहाँ से थी, कोटरी गांव जैसलमेर। तो कोटरी गांव जैसलमेर से कांकनी नदी का उद्गम स्थल है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ये सही सुमेलित नहीं है। अगर हम बात करते हैं बनास की, तो बनास का उद्गम स्थल कौन सा है, खमनौर की पहाड़ी जो कहाँ पे है, राजसमंद जिले के अंदर। ये बनास नदी है जो रामेश्वरम घाट है, रामेश्वरम घाट सवाई माधोपुर के अंदर चंबल नदी के अंदर विलीन हो जाती है। ये चंबल की सहायक नदी है और पूर्णतः राजस्थान के अंदर बहने वाली नदी कौन सी है, बनास नदी। और चंबल की सबसे लंबी सहायक नदी भी है। तो खमनौर की पहाड़ी कहाँ पे है, राजसमंद के अंदर। अब बाणगंगा नदी है जिसका उद्गम स्थल कौन सा है, बेराट की पहाड़ी जो कहाँ पे है, जयपुर के अंदर। और बेराट नदी भरतपुर के समीप यमुना नदी के अंदर मिल जाती है। अब कांतली नदी आपको बता दिया गया खंडेलाओं की पहाड़ी से जो सीकर के अंदर इसका उद्गम स्थल है, और अपवा क्षेत्र सीकर और झुंझुनू है। और कांकनी नदी जो कोटड़ी गांव जैसलमेर से इसका उद्गम स्थल है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन सा सुमेलित नहीं है, फिर से नदी और उद्गम स्थल दिए गए हैं, जैसे बेड़च नदी, गंभीरी नदी, बाणगंगा नदी और माही नदी। तो बेड़च नदी का उद्गम स्थल गोगुंदा की पहाड़ी, बिल्कुल सही है। गंभीरी नदी जावद की पहाड़ी, और बाणगंगा बेराट की पहाड़ी, और माही नदी का उद्गम खमनौर की पहाड़ी से नहीं होता।
तो फिर खमनोर की पहाड़ी से कौन सी नदी का उद्गम होता है? अभी हमने पीछे ही पढ़ा था कि बनास नदी का जो उद्गम होता है वो खमनोर की पहाड़ी राजसमंद से होता है। तो फिर माही नदी का उद्गम कहाँ से होता है? अगर हम बात करें माही नदी के उद्गम की, अमरेरू पहाड़ी से इसका उद्गम स्थल है। अमरेरू कहाँ पे है? मध्य प्रदेश के अंदर। तो माही नदी का उद्गम होता है अमरेरू पहाड़ी, विंध्याचल, मध्य प्रदेश के अंदर से। तो ये ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। तो यह सही सुमेलित नहीं है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सी नदी मर्त नदी के नाम से जानी जाती है? ये तो अभी बताया था आपको, गगन नदी, मर्त नदी, नट नदी या द्वस्तती नदी के नाम से जानी जाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये सहायक नदी से संबंधित है। ये नदी है, ये इसकी सहायक नदी। तो इसमें कौन सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर आरपीएस इन लूणी की खारी नदी को माना है। बल्कि ये सही भी है और ये गलत भी है, क्योंकि खारी नाम से दो नदियां हैं। एक नदी तो अरब सागर का भाग है, दूसरी नदी बंगाल की खाड़ी का। जो अरब सागर का भाग है वो लूणी की सहायक नदी है। तो आरपीएस ने इसका राइट आंसर क्या माना है? लूणी की खारी नदी। तो आप ज़रूर याद रखें। तो खारी नदी अकेली आए तो आप इसकी सहायक नदी नहीं कह सकते। अगर कोई और मिल रही है तो इसे हम राइट आंसर मानते हैं। जैसे बनास की मोरेला एकदम सही है, चंबल की मेज और माही की चाप नदी से संबंधित है। लूणी की सहायक नदी खारी प्रथम है, खारी सेकंड नहीं है। यहाँ पे ओनली खारी मेंशन दिया गया है। तो इसका राइट आंसर आरपीएससी के द्वारा ऑप्शन नंबर डी को माना गया था। तो आप इस क्वेश्चन को एक बार देख लेना। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। अरब सागर की ओर प्रवाहित होने वाली नदियों का चयन करना है कि कौन सी नदी अरब सागर के अंदर अपना जल ले जाती है और कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी और कौन सी नदी आंतरिक अपवाह के अंदर अपना जल ले जाती है। तो इससे संबंधित क्वेश्चन है कि अरब सागर की ओर प्रवाहित होने वाली नदियों का चयन करना है हमें। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अब अगर हम बात करें नदियों के बारे में, तो साबरमती नदी का उद्गम स्थल अरावली की पहाड़ियों से होता है। ये तो आप सबको पता है। तो एग्जैक्ट लोकेशन पूछे तो जाडोला, उदयपुर से इसका उद्गम है। और ये मिलती कहाँ पे है? गुजरात के अंदर खंबात की खाड़ी के अंदर जाके गिर जाती है। और दूसरी नदी है सोम नदी। सोम नदी का उद्गम स्थल बिछाड़ मेड़ा की पहाड़ी है, जो कहाँ पे है? उदयपुर के अंदर। वहीं समाप्ति स्थल पूछे तो माही नदी के अंदर। ये सबको पता है, वेणेश्वर धाम के अंदर जाके ये माही नदी से मिल जाती है। और माही नदी ये आपको बता दिया गया है, मेहन झील या अमरेरू की पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। और इसका अपवाह क्षेत्र डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ है। और अंतिम नदी लूणी नदी जो पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी है, जिसका उद्गम नागपाड़ अजमेर से होता है। और इसका समाप्ति स्थल कौन सा है? कच्छ का रण, गुजरात। तो ये चार नदियां हैं और इसकी सहायक नदियां हैं, जो सभी अपना जल कहाँ पे ले जाती हैं? अरब सागर की ओर। तो साबरमती नदी है, जिसका उद्गम अरावली की पहाड़ियों से होता है। और इसका समाप्ति स्थल कौन सा है? खंबात की खाड़ी, गुजरात के अंदर। दूसरी नदी सोम नदी है, जिसका उद्गम स्थल है बिछाड़ मेड़ा की पहाड़ी, जो उदयपुर के अंदर है। और ये माही की सहायक नदी है, जो वेणेश्वर डूंगरपुर नामक स्थान पर माही से मिल जाती है। और माही जिसका उद्गम स्थल है मेहन झील या अमरेरू पहाड़ी, जो कहाँ पे है? मध्य प्रदेश के अंदर। और इसका अपवाह क्षेत्र देखें तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ है। और अंतिम नदी लूणी नदी, जो पश्चिम राजस्थान की सबसे लंबी नदी है, जो अजमेर के नागपाड़ से निकलती है। और समाप्ति स्थल कहाँ पे है? कच्छ का रण, गुजरात के अंदर। अब ये क्वेश्चन अच्छा है कि निम्न में से ऐसे कौन सी नदियां हैं जो गंगा नदी तंत्र का भाग नहीं है? तो ये क्वेश्चन अच्छा है। तो सबसे पहले आप इसका ऑप्शन चेक कीजिए। आप
इसका राइट आंसर क्या कर रहे हैं, फिर मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। तो सबसे पहला ऑप्शन है मेज नदी, दूसरा मेनाल नदी, मोरेन नदी, मानसी नदी और याजम नदी। इनमें एक तो याजम नदी है जो अरब सागर अपवा क्षेत्र का भाग है, दूसरी कौन सी है, मोरेन नदी। ये दो नदियां हैं जो किसका भाग है, अरब सागर अपवा तंत्र का भाग है। तो अगर हम बात करें मोरेन नदी की, तो ये माही की सहायक नदी है और इसका उद्गम स्थल डूंगरपुर के अंदर जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ से इसका उद्गम होता है। और वहीं हम बात करें याजम नदी की, तो यह भी अरब सागर अपवा तंत्र का भाग है और ये कहाँ से इसका उद्गम है, और ये किसकी सहायक नदी है, साबरमती की। मोरेन नदी तो माही नदी की सहायक नदी और याजम नदी साबरमती की सहायक नदी है और ये दोनों अरब सागर का भाग है, ये गंगा नदी तंत्र का भाग नहीं है। तो मेज नदी, मेनाल नदी और मानसी नदी है, ये गंगा नदी तंत्र का भाग है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, सी और ई। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है। ये आपको बार बार बता दिया गया है। तो यहाँ पे बनास नदी ऑप्शन में नहीं है, तो आप कौन सा ऑप्शन करेंगे, लूनी नदी जो राजस्थान की सबसे लंबी नदी है, जो कितने मीटर, 320 किलोमीटर। और कांतली नदी जो आपको पहले भी बताया जा चुका है 100 किलोमीटर। और बनास नदी 480 किलोमीटर। और चंबल नदी 135 किलोमीटर राजस्थान के अंदर बहती है। तो राजस्थान की सबसे लंबी नदी लूनी नदी और वैसे बनास नदी है। बनास नदी ऑप्शन में नहीं हो तो कौन सा करेंगे, लूनी नदी। और लूनी नदी ना हो तो कौन सा करेंगे, चंबल। और चंबल ना हो तो कांतली नदी जो राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। ये क्वेश्चन अच्छा है कि राजस्थान की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। ये तो आपको पता ही होगा कि कर्क रेखा को 2 बार कौन सी नदी पार करती है। अगर मैं आपसे पूछूं कि भूमध्य रेखा को 2 बार कौन सी नदी पार करती है, तो आप क्या बोलोगे, कांगो और या जायरे नदी। और मैं आपसे पूछूं कि मकर रेखा को 2 बार कौन सी नदी पार करती है, तो आप बोलोगे लिम्पापो नदी। और कर्क रेखा का आप सबको पता है कौन सी नदी है, माही नदी। तो ये तीनों नदी है, एक तो कर्क रेखा, एक भूमध्य रेखा और एक है मकर रेखा। तो आप तीनों का पता होना चाहिए। तो कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है, माही नदी। और भूमध्य रेखा को 2 बार पार करने वाली कांगो या जायरे नदी। और मकर रेखा को 2 बार पार करने वाली लिम्पापो नदी। तो इस क्वेश्चन का तो राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर 3, माही नदी। साबरमती नदी का उद्गम स्थल है, यह आपको बार बार बताया गया है कि साबरमती नदी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उदयपुर के अंदर से। तो उदयपुर से साबरमती नदी का उद्गम होता है। और एग्जैक्ट लोकेशन पूछे तो कोटड़ा के पहाड़ियों से साबरमती का उद्गम होता है। और अपवा क्षेत्र किसका, कौन सा, इसका उदयपुर ही है। और ये साबरकांठा साबरकांठा से गुजरात के अंदर प्रवेश करती है और फिर खंबात की खाड़ी में जाके गिर जाती है। और ये नदी गांधीनगर के किनारे स्थित है नदी है। तो गांधीनगर के किनारे स्थित नदी कौन सी है, साबरमती नदी। और इसकी सहायक नदियों की अगर मैं बात करूं तो एक तो हो गई वाकल नदी, एक सेई नदी, एक हाथमती नदी, एक मेसवा नदी, एक वेतरक नदी और एक होगी माध्यम नदी। ये इसकी सहायक नदी है। तो ये बार बार परीक्षा के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है कि साबरमती की सहायक नदी कौन कौन सी है, या ऐसे दिया होगा कि हथमती, मेसवा और वेतरक सेई नदी किसकी सहायक नदी है, साबरमती नदी की। और साबरमती नदी का उद्गम स्थल कौन सा है, कोटड़ा, उदयपुर से इसका उद्गम होता है। ये साबरकांठा से गुजरात के अंदर प्रवेश करती है और खंबात की खाड़ी में जाके गिर जाती है। और नगर पूछे तो कौन सी नगर के किनारे स्थित है, ये गांधीनगर किनारे के स्थित है नदी साबरमती नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि कुराल नदी का संबंध निम्न में से राजस्थान के किस जिले से है।
इसका आंसर आप वीडियो को पॉज करके आप दीजिए और मैं देखता हूँ आपका क्वेश्चन सही होता है या नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बूंदी। तो कुराल नदी है जो बंगाल की खाड़ी का ही भाग है, तो ये अपना जल कहाँ ले जाती है, बंगाल की खाड़ी के अंदर। और ये किसकी सहायक नदी है, चंबल नदी की। और इसका उद्गम स्थल पूछे तो ऊपरमाल का पठार। और यह बूंदी के पूर्व में बहती हुई चंबल में जाके मिल जाती है। तो इससे संबंधित 2 से 3 कथन थे। एक तो कुराल नदी कौन से अपतंत्र का भाग है, बंगाल की खाड़ी का। और ये किसकी सहायक नदी है, चंबल नदी की। और इसका उद्गम कहाँ से होता है, ऊपरमाल का पठार। और ये बूंदी के पूर्व की सीमा बनाते बनाते हुए ये चंबल नदी में जाके मिल जाती है। तो कुराल नदी से संबंधित जो पॉइंट थे वो आपको बता दिए गए हैं। तो ये क्वेश्चन परीक्षा के अंदर बनने की पूरी संभावना रहेगी। एनसीईआरटी से संबंधित क्वेश्चन है ये। अब दो निम्नलिखित विशेषता किस नदी की है, ये कुछ विशेषता लिखी गई है। ये आपसे पूछ रहा है कि कौन सी नदी की है। इसका उद्गम कुंभलगढ़ किले के निकट अरावली की पहाड़ी या खमनोर की पहाड़ी से होता है। और यह नदी मेवाड़ के मैदान के मध्य से गुजरती है। बेड़च कोठारी मोरेल इसकी सहायक नदी है। तो किसकी है बेड़च कोठारी मोरेल, ये आपको बार बार बता दिया गया है, बनास की सहायक नदी है। और इसका उद्गम भी आपको 2 बार बता दिया गया है, किसका, खमनोर की पहाड़ी से किसका उद्गम होता है, बनास नदी का। और ये मेवाड़ के मैदान के मध्य से गुजरी है। और अपना संपूर्ण प्रभाव राजस्थान के अंदर सीमित है। जो इसका भाव क्षेत्र है वो कहाँ के अंदर है, राजस्थान के अंदर है। बनास बेड़च मेनाल नदियों का संगम स्थल जो बिगोद भीलवाड़ा के पास स्थित है। तो कौन कौन सी नदियों का संगम स्थल बिगोद भीलवाड़ा के पास स्थित है, एक तो बनास हो गई, एक बेड़च हो गई और एक मेनाल। तो ये परीक्षा के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है कि बिगोद कौन सी नदियों के किनारे समीप है, बनास, बेड़च और मेनाल। तो ये सभी कथन कौन सी नदी के बारे में है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर बनास के बारे में। तो इस सभी पॉइंटों के साथ आप बनास नदी के काफ़ी ज़्यादा पॉइंट आप पता लग गए होंगे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न से कौन ऊंटगन नदी भी कहलाती है। ये अच्छा क्वेश्चन है कि ऊंटगन नदी कौन सी नदी को कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए गंभीरी नदी को हम ऊंटगन नदी कहते हैं। अगर हम गंभीरी नदी की सहायक नदी की बात करें तो पांचना, सेसा और खेर। वहीं हम गंभीरी नदी का उद्गम स्थल देखें तो महावीर जी, करौली से इसका उद्गम होता है। और अपवाद क्षेत्र करौली, सवाई माधोपुर और भरतपुर के अंदर है। और ये अपना जल कहाँ पे डालती है, यमुना के अंदर। तो ऊंटगन नदी किसे कहते हैं, गंभीरी नदी को। और गंभीरी की सहायक नदी पूछे तो पांचना, सेसा और खेर नदी। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है। डाई नदी का संबंध राजस्थान के किस जिले से है। जैसे पहले पूछा गया था क्वेश्चन कुराल नदी का संबंध, अब पूछा गया डाई नदी का संबंध। तो ये आपको सबसे पहले बताया गया था कि डाई नदी का उद्गम कहाँ से होता है, अजमेर से। तो इसका संबंध कौन से जिले से है, अजमेर से। तो जैसे ऐसे क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं परीक्षा के अंदर, जैसे डाई नदी, कुराल नदी। तो कुराल नदी का संबंध किस जिले से था, बूंदी से। और डाई नदी का अजमेर से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बिजराल की पहाड़ियों से निकलने वाली खारी नदी निम्नलिखित में से किस अपवाद तंत्र का भाग है। तो ये आपको बता दिया गया है कि खारी नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है, बिजराल की पहाड़ियों से। इसका अपवाद तंत्र का भाग पूछा है। तो मैं आपने पहले भी बताया था कि खारी नदी नाम से 2 नदी है, एक तो खारी प्रथम और एक खारी सेकंड। तो खारी प्रथम का उद्गम स्थान आपको बता दिया गया कि बिजराल की पहाड़ी से निकलने वाली नदी कौन सी है, खारी प्रथम। तो इसका अपवाद क्षेत्र कौन सा है, बंगाल की खाड़ी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। और खारी सेकंड का कौन सा है, अरब सागर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये त्रिवेणी संगम से है, ये नदियां हैं, इन्हें हम सूची को सुमेलित करना है। हमने पढ़ कौन सा रखा है वो देखते हैं हम। बिगोद हमने पढ़ रखा है, तो बिगोद हमने पढ़ रखा है। तो क्या है, बिगोद के अंदर बनास, मेनाल और बेड़च। तो इसको इससे मिला देते हैं। राजमहल कहाँ पे है,
तो राजमहल की बनास डाई और खारी नदी का जो संगम होता है वो राजमहल टोंक के अंदर। और रामेश्वरम घाट सवाईमाधोपुर के अंदर कौन सी है, ये भी हमने पढ़ लिया है। बनास, चंबल और सीप। और वेणेश्वर तो आप सब लोग जानते हैं, सोममाही और जाखम। तो ए के अंदर पहला और बी के अंदर दूसरा, ऐसे डायरेक्ट मिलाना है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। तो एक बार आप फिर से देख लीजिए, ये त्रिवेणी संगम है और ये नदियां हैं। तो बिगोदगार ने बार बार पढ़ लिया है, बनास, मेनाल और बेड़च। और वहीं देखें तो राजमहल टोंक के अंदर की कौन सी नदियों का त्रिवेणी संगम बनता है, बनास, डाई और खारी नदियों का। और रामेश्वरम घाट का हमने पढ़ रखा है। और रामेश्वरम घाट कहाँ पे है, सवाईमाधोपुर के अंदर। बनास, चंबल और सीप। और वेणेश्वर, सोममाही और जाखम। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो गया। ये क्वेश्चन अच्छा है कि राजस्थान के 13 नदी बेसिनों में कुल सतही जल की संभावना कितनी है। तो इसका आप फैक्चुअली आंसर याद रख सकते हैं, 15.46 मिलियन एकड़ फुट के अंदर कुल सतही जल की संभावना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3। अब अगर हम एक बार संपूर्ण नदियों को, जो महत्वपूर्ण नदियां हैं, उसको एक बार हम व्याख्या सहित पढ़ें तो जैसे सबसे पहले अपवाह तंत्र। तो अपवाह तंत्र होता क्या है वो हम देखते हैं कि किसी मुख्य नदी और उसकी सहायक नदियों के द्वारा निर्मित जल प्रवाह का विशेष व्यवस्था क्या कहती है, अपवाह तंत्र। जिसमें एक तो जो मुख्य नदी होगी और फिर उसके साथ जो मिलने वाली सहायक नदियों के द्वारा जो जल बेसिन बनाया जाएगा उसे हम बोलते हैं अपवाह तंत्र। अब हम देखिए राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान के अंदर 3 अपवाह तंत्र हैं। अगर हम पहले की बात करें तो बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र जो कितने प्रतिशत है, 23%। अब तो कौन सी नदी है जो अपना जल बंगाल की खाड़ी के अंदर डालती है, जैसे चंबल नदी, काली सिंध नदी, पार्वती नदी, बनास नदी, बेड़स नदी। और इनकी जो भी सभी सहायक नदी है वो अपना जल कहाँ ले जाती है, बंगाल की खाड़ी के अंदर। वही हम दूसरा भाग देखें तो अरब सागर अपवाह तंत्र जो कितना प्रतिशत है, 17%, तो सबसे कम है। और इसमें कौन कौन सी नदी है, लूणी नदी, माही नदी, साबरमती और पश्चिमी बनास। और इन सभी की सहायक नदियाँ अपना जल कहाँ ले जाती है, अरब सागर की ओर। वहीं हम पढ़े आंतरिक अपवाह तंत्र जो राजस्थान के अंदर सबसे ज़्यादा है, कितना है, 60%। इसमें घग्गर नदी आ गई, सबसे लंबी आंतरिक प्रवाह की नदी, बाणगंगा, कांतली, साबी, रूपरेला, मेंढा और आदि जो भी नदी है वो आंतरिक अपवाह तंत्र का भाग है। जैसे हमने पढ़ रखा है, मसरूदी नदी आ गई। अब अगर हम देखें कि राजस्थान के अपवाह तंत्र को कितने भागों में बांटा है, 3 भागों के अंदर। एक तो बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र जो 23% है, और इसके अंदर जो नदी है वो कौन कौन सी है, चंबल, काली सिंध, पार्वती, बनास और इन सभी की सहायक नदियाँ। अब दूसरा पॉइंट है अरब सागर का अपवाह तंत्र जो कितना प्रतिशत है, 17%। और अगर हम इसकी नदियाँ पढ़े तो लूणी, माही, साबरमती और पश्चिम बनास। और इनकी जो भी सहायक नदी है वो अपना जल कहाँ पे ले जाएगी, अरब सागर के अंदर। और आंतरिक अपवाह तंत्र की बात करें तो 60% है, जिसके अंदर घग्गर, बाणगंगा, कांतली, साबी, रूपरेला, मेंढा और मसूदी आदि काफ़ी नदियाँ हैं जो आंतरिक अपवाह तंत्र का भाग है। तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा कौन सा अपवाह तंत्र है, आंतरिक अपवाह तंत्र। अब हम बात करते हैं प्रमुख नदियों की। सबसे पहले लूणी नदी। तो लूणी नदी का उद्गम कहाँ से होता है, नागपहाड़, अजमेर से उद्गम स्थल है। और ये कच्छ के रण, गुजरात के अंदर इसका संगम स्थल है। एक तो उद्गम स्थल और संगम स्थल दोनों इसे आप याद रखें। तो लूणी नदी का उद्गम कौन सा है, नागपहाड़, अजमेर। और संगम स्थल कच्छ का रण, गुजरात के अंदर। अब लूणी की कुल लंबाई की बात करें तो 495 किलोमीटर है, और राजस्थान के अंदर 350 किलोमीटर, ये आपको बता दिया गया है। अब अगर हम अपवाह तंत्र की बात करते हैं तो ये कौन कौन से जिलों के अंदर बहती है, अजमेर, पाली, नागौर, बाड़मेर, जालौर और जोधपुर। अब इसकी सहायक नदी की बात करें तो सूकड़ी, बांडी, खारी, जोजड़ी, जुवाई, सागी, मीठड़ी, लीलड़ी और गुइया। ये सागी नदी आप देख सकते हैं, लूणी नदी की सहायक नदी है, और साबी नदी आंतरिक अपवाह तंत्र की नदी है। तो इन दोनों के अंदर कंफ्यूज मत होना। तो इसका डायरेक्ट सूत्र भी है कि सूकी, बांडी, खारी जो जवाई से जा मिली। सूकी, बांडी, खारी जो
जवाई से जा मिली। तो कौन कौन सी नदी होगी इसकी सहायक नदी? सूकड़ी, बांडी, खारी, जोजड़ी, जवाई, सागी, मीठड़ी, लीलड़ी और गुइया। तो ये किन की सहायक नदी है? लूणी नदी की सहायक नदी। तो इन सभी सहायक नदियों के अंदर दो नदी थोड़ी ज़्यादा विशेषता रखती है जिसकी हम जिक्र करते हैं। एक तो जोजड़ी नदी है जो लूणी नदी के राइट ओर से एकमात्र नदी है। तो ये लूणी नदी के दाईं ओर से मिलती है। तो कौन सी नदी है दाईं ओर से मिलने वाली नदी? जोजड़ी नदी। वहीं हम बात करते हैं दूसरी बांडी नदी, जिसे हम रासायनिक नदी के नाम से भी कहते हैं क्योंकि इस नदी में रंगाई छपाई उद्योग से आने वाले रासायनिक जल मिलाए जाते हैं, जल के अंदर मिल जाते हैं। तो रासायनिक नदी का नाम कौन सी नदी के नाम पर पड़ा है? बांडी नदी। और जोजड़ी जो लूणी में दाईं ओर से आने वाली एकमात्र नदी। इन दो की महत्वपूर्ण विशेषता है जो आपको बता दी है। रंगाई छपाई के लिए कौन सी नदी फेमस है? बांडी नदी या लूणी नदी? अगर बांडी ऑप्शन में हो तो इसका राइट आंसर बांडी होगा, अन्यथा लूणी नदी। अब इसके अन्य नाम की बात करते हैं तो साबरमती नदी, लवणवती नदी, आदि मीठी, आदि खारी। तो आदि मीठी और आदि खारी क्यों? कि बालोतरा बाड़मेर के बाद इसका पानी खारा हो जाता है, इससे पहले इसका पानी मीठा रहता है। और अंतः सलीला लूणी नदी को कहा गया है किसके द्वारा? कालिदास के द्वारा। तो लूणी नदी के अन्य नाम है जैसे लवणवती आ गया, आदि मीठी और आदि खारी। और अंतः सलीला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा भी गया है किसके द्वारा है? कालिदास के अनुसार। और ये कौन सी नदी का नाम है? लूणी नदी का। अब हमारी दूसरी नदी है माही नदी। सबसे पहले उद्गम स्थल मेहंद झील, अमरेरू की पहाड़ी, विंध्याचल जो कहाँ पे है? मध्य प्रदेश के अंदर। ये आपको बताया गया है। अब हम बात करते हैं इसका संगम कहाँ पे होता है? खंभात की खाड़ी, गुजरात के अंदर इसका संगम होता है। तो माही नदी कौन से अपवाह तंत्र का भाग है? अरब सागर के अपवाह तंत्र का भाग है। अब इसकी कुल लंबाई की बात करें तो 576 किलोमीटर है और राजस्थान में इसकी लंबाई कितनी है? 171 किलोमीटर। और इसका अपवाह क्षेत्र कौन कौन से जिलों के अंदर है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। तो इसके 2 से 3 पॉइंट ये है। एक तो इसकी लंबाई आप याद रख लेना 576 किलोमीटर और राजस्थान के अंदर कितनी है? 171। और इसका उद्गम स्थल मेहंद झील जो अमरेरू पहाड़ी मध्य प्रदेश से इसका उद्गम होता है और इसका संगम खंभात की खाड़ी गुजरात के अंदर जाके गिर जाती है। अब इसकी सहायक नदियों की बात करें तो अराव, अनास, साप, मोरेन, सोम, जाखम। सोम जाखम तो आप जानते ही होंगे। अब आपको 4 ही नदी याद रखनी है, एक तो मोरेन, चाप, अनास और अराव। अगर आप सूत्र से याद करें तो अरे अन्ना, चार पाई पे सो जा। तो ऐसे अराव आ गई, अन्ना से अन्नास आ गई, चारपाई में चाप आ गई, में से मोरेन आ गई, सो से सोम आ गई, जा से जाखम आ गई। तो अरे अन्ना चारपाई पे सो जा। तो कौन कौन सी सहायक नदी है? अराव, अन्नास, चाप, मोरेन, सोम, जाखम। अब इसके उपनाम की बात करें तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आदिवासियों की गंगा जो परीक्षा के अंदर पूछा गया है कि आदिवासियों गंगा कौन सी नदी को कहते हैं? कांठल की गंगा कौन सी नदी को कहते हैं? वागड़ की गंगा, दक्षिण राजस्थान की स्वर्णरेखा नदी। तो ये सभी नाम किसके हैं? माही नदी के। एक तो आदिवासियों की गंगा, कांठल की गंगा, वागड़ की गंगा और दक्षिण राजस्थान की स्वर्णरेखा। अब ये त्रिवेणी संगम बनाती है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बार बार परीक्षा के अंदर पूछा जाता है। तो वेणेश्वर धाम के अंदर जो नवाटापरा गांव है जो कहाँ पे है? डूंगरपुर के अंदर ये त्रिवेणी संगम बनाती है। अब ये कौन कौन सी नदियों से मिलकर बनाती है? एक तो सोम, एक स्वयं माही और एक जाखम। तो सोम, माही, जाखम मिलकर एक त्रिवेणी संगम बनाती है। कहाँ पे? नवाटापुरा गांव डूंगरपुर के अंदर, जहाँ पे क्या हो गया? वेणेश्वर धाम है, जहाँ प्रतिवर्ष माघ पूर्णिमा को यहाँ मेले का आयोजन किया जाता है जिसमें आदिवासियों का कुंभ कहते हैं। तो आदिवासियों कुंभ कौन से मेले को कहते हैं? वेणेश्वर धाम वाले मेले को। और इसमें मेला कब लगता है? माघ पूर्णिमा को। और त्रिवेणी संगम पूछे तो सोम, माही, जाखम का। ये परीक्षा के अंदर बार बार पूछा जाता है तो आप इन्हें जरूर याद रखें। और एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, जो सुजलम
सुफलाम परियोजना थी, ये कौन सी नदी के लिए चलाई गई थी? ये भी माई नदी की सफाई के लिए चलाया गया कार्यक्रम है सुजलाम सुफलाम परियोजना। तो कौन सी नदी से संबंधित है? माही नदी से। अब हम बात करते हैं साबरमती नदी। तो इसका उद्गम है पादरना हिल्स उदयपुर से, और ये कहाँ पे जाके मिलती है? संगम खंबात की खाड़ी गुजरात के अंदर। और इसकी कुल लंबाई की बात करें तो 416 किलोमीटर है, किंतु इसकी राजस्थान के अंदर लंबाई की बात करें तो केवल 45 किलोमीटर है। परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, याद रखना कि साबरमती नदी की लंबाई राजस्थान में कितनी है? 45 किलोमीटर। और कुल लंबाई पूछे तो 416 किलोमीटर। अब हम चलते हैं, इसका अपवाद क्षेत्र एक ही जिला है उदयपुर, उसके बाद ये गुजरात के अंदर बहती है। इसकी सहायक नदी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक तो वेत्रक हो गई, एक सेई, हतमती, मेसवा, मानसी, वाक्कल, माज्जम। इन नदियों का नाम आप ज़रूर याद रखना, काफ़ी बार परीक्षा के अंदर क्वेश्चन भी पूछा गया है कि वेत्रक, सेई, हतमती, मेसवा, मानसी, वाक्कल और माज्जम नदी कौन किसकी सहायक नदी है? साबरमती नदी की। तो साबरमती नदी का उद्गम पदरना हिल जो कहाँ पे है? उदयपुर के अंदर, और इसका संगम कहाँ पे होता है? खंबात की खाड़ी गुजरात के अंदर। और राजस्थान में इसकी केवल 43 किलोमीटर लंबाई है, 45 किलोमीटर ही लंबाई है। और अपवाद क्षेत्र उदयपुर, उसके बाद कहाँ पे? गुजरात के अंदर। और सहायक नदी एक हो गई वेत्रक, सेई, हतमती, मेसवा, मानसी, वाक्कल और माज्जम। इनको आप ज़रूर याद रखना, परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है ये नदी। अब हमारी अगली नदी है चंबल नदी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका उद्गम कहाँ से होता है? सब बच्चों को पता होगा, जनापाव की पहाड़ी, इंदौर, मध्य प्रदेश से इसका उद्गम स्थल है। और इसका संगम कहाँ पे होता है? यमुना नदी के अंदर, इटावा नगर, उत्तर प्रदेश के अंदर इसका संगम हो जाता है। और इसकी सबसे लंबी सहायक नदी आप सबको पता है, बनास नदी है। अब इसकी कुल लंबाई की बात करें तो 1051 किलोमीटर है, और राजस्थान में इसकी लंबाई की बात करें तो 322 किलोमीटर। और अपवाद क्षेत्र देखें तो चित्तौड़गढ़। चंबल का राजस्थान में प्रवेश कहाँ से होता है? चौरासीगढ़, यहाँ से इसका प्रवेश हो जाता है। और वहीं अगर हम बात करें तो कोटा, बूंदी, करौली और सवाई माधोपुर, इन जिलों में बहती हुई अंत में यमुना नदी इटावा नगर के जाकर उत्तर प्रदेश में जाके मिल जाती है यमुना नदी से। तो अपवाद क्षेत्र वाले जिले कौन कौन से? चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, करौली और सवाई माधोपुर और धौलपुर। इसकी सहायक नदी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, गुंजाली हो गई, मेज, रुको, गुंजाली, मेज, मांगली, पार्वती, निवाज, आहू, काली सिंध, घोड़ा पछाड़, परवन, ब्राह्मणी नदी, बनास नदी, चाकन नदी, कुन्नू, कुराल और सीप। ये सभी इसकी सहायक नदी है। तो आप इसका सूत्र बना के या कैसे ना कैसे इन्हें आप ज़रूर याद रखें। तो सहायक नदी की बात करें चंबल की, तो एक तो हो गई गुंजाली नदी, एक मेज नदी जो कहाँ पे है? भीलवाड़ा के अंदर, मांगली नदी, पार्वती नदी, निवाज नदी, आहू नदी, काली सिंध नदी, घोड़ा पछाड़ नदी, परवन कहाँ पे है? बारा के अंदर, ब्राह्मणी नदी, बनास नदी। सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? बनास नदी, चाक्का नदी, कुन्नू नदी, कुराल नदी और सीप नदी। ये इसकी चंबल की सबसे सहायक नदी है, तो इन्हें आप ज़रूर याद रखना। और चंबल का प्रवेश राजस्थान में कहाँ से होता है? चौरासीगढ़, चित्तौड़गढ़ से। और राजस्थान में इसकी कुल लंबाई कितनी है? 322 किलोमीटर। अब हम बात करते हैं इसके उपनाम की। चरमवती नदी भी इसे कौन सी नदी को बोलते हैं? चंबल नदी को। और कामधेनु नदी भी चंबल नदी को, और बारहमासी नदी भी इसी नदी को बोलते हैं कि राजस्थान के अंदर 12 मास में बहने वाली नदी कौन सी है? चंबल नदी। और इसका एक त्रिवेणी संगम है जो कहाँ पे है? रामेश्वरम घाट, पदरा गांव, सवाई माधोपुर के अंदर। अब ये कौन कौन सी नदी बनाती है? एक तो बनास, चंबल और एक है अंतिम सीप। तो बनास, चंबल, सीप ये आपको पहले भी आ गया था हमारे क्वेश्चन के अंदर कि रामेश्वर घाट त्रिवेणी संगम, तो ये कहाँ पे है? पदरा गांव, सवाई माधोपुर के अंदर। हमारी अगली नदी है बनास नदी। इसका उद्गम खमनौर की पहाड़ी राजसमंद के अंदर 3 से 4 बार आ गया है ये। और इसका संगम चंबल नदी में रामेश्वरम घाट, सवाई माधोपुर के अंदर ये जाके चंबल नदी से मिल जाती है, क्योंकि ये चंबल की सहायक नदी है।
और इसकी जो संपूर्ण लंबाई है 512 किलोमीटर, ये कहाँ पे है? राजस्थान के अंदर। तो पूर्णतः राजस्थान के अंदर बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? बनास नदी। और इसके अपवाद क्षेत्र की बात करें तो हम राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, अजमेर, टोंक, सवाईमाधोपुर। अब इसकी सहायक नदी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो काली सील नदी आ गई, डाई नदी आ गई, ये आपको बार बार बता दिया गया है, मानसी, बांडी, मोरेल, मेनाल, कोठारी और खारी नदी। और एक बांडी नदी लूणी की सहायक नदी है, एक बांडी नदी बनास की सहायक नदी है। तो काली सील किसकी सहायक नदी है? बनास की सहायक नदी। डाई आपको अब तक याद हो गई होगी, मानसी, बांडी, मोरेल और मेनाल, कोठारी और खारी नदी, ये सब किसकी सहायक नदी है? बनास की सहायक नदी है। तो बनास नदी राजस्थान के अंदर सबसे ज़्यादा त्रिवेणी संगम बनाती है। वो अगर हम देखें तो सबसे पहला बिगोद भीलवाड़ा, ये तो बार बार आ गया क्वेश्चन के अंदर भी, बनास, बेडस और मेनाल अब तक आपको याद हो गया होगा। दूसरा राजमहल टोंक के अंदर, बनास, खारी और डाई नदी। और तीसरा रामेश्वरम घाट, सवाईमाधोपुर। इसके बाद ये चंबल नदी में मिल जाती है, तो बनास, चंबल और सीप नदी। तो आपसे पूछे कि बिगोद का क्षेत्र कौन सी नदियों किनारे पर है? बनास, बेडस और मेनाल। और राजमहल का क्षेत्र पूछे तो बनास, खारी और डाई। और रामेश्वरम घाट पूछे तो बनास, चंबल और सीप। तो आप इन्हें ज़रूर याद रखें। ये त्रिवेणी संगम काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि बिगोद भीलवाड़ा के अंदर कौन सा त्रिवेणी संगम है? बनास, बेडस और मेनाल। और राजमहल टोंक से पूछे तो बनास, खारी और डाई। और रामेश्वरम घाट सवाईमाधोपुर से पूछे तो बनास, चंबल और सीप। अब ये महत्वपूर्ण बिंदु है जो अपवाद तंत्र से संबंधित है। अब राजस्थान के दो जिले ऐसे हैं, एक तो कौन सा हो गया? बीकानेर, एक हो गया चूरू। तो राजस्थान के दो ऐसे जिले, एक तो बीकानेर जिला, एक चूरू जिला, जिसमें कोई नदी नहीं है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राजस्थान के कौन से जिले के अंदर एक भी नदी नहीं है? तो बीकानेर और चूरू के अंदर। वही हम दूसरा क्वेश्चन देखें तो कोटा संभाग में सर्वाधिक नदियां हैं। तो कौन से संभाग में सर्वाधिक नदियां हैं? कोटा संभाग में। और सबसे कम नदियां कौन से संभाग के अंदर है? बीकानेर संभाग के अंदर। अब हम लंबाई के अनुसार नदियों का क्रम देखें तो उत्तरी राजस्थान के अंदर सबसे लंबी नदी, तो किस साइड? उत्तरी राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? घग्गर नदी, जिसका उद्गम शिवालिक की पहाड़ी, हिमाचल प्रदेश के अंदर। और अपवाद क्षेत्र देखें तो गंगानगर और हनुमानगढ़। और घग्गर नदी का जो अपवाद क्षेत्र उसे बोलते हैं नाली या पाट क्षेत्र बोलते हैं। और पाकिस्तान के अंदर क्या बोलते हैं? हाकरा। अब हम चलते हैं दूसरा पॉइंट, पश्चिमी राजस्थान, उसकी सबसे लंबी नदी कौन सी है? लूणी नदी, ये आपको याद हो गया होगा। लूणी नदी का उद्गम अजमेर के नागपाड़ से। और ये अपना जल कहाँ पे ला जाती है? अरब सागर के अंदर। और घग्गर नदी कौन सी नदी है? अंतःप्रवाही नदी। और वहीं दक्षिण राजस्थान की बात करें तो दक्षिण राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? माही नदी, जो मेहन झील या अमरेरू की पहाड़ी से इसका उद्गम स्थल है। और ये अपना जल कहाँ पे ले जाती है? अरब सागर की ओर। और इसके उल्टे यू आकार की है ये नदी। और कर्क रेखा को भी 2 बार पार करती है। और आपसे पूछे भूमध्य रेखा को 2 बार पार करने वाली कौन सी नदी है? कंगो या जायरे नदी। और वहीं मकर रेखा को 2 बार पार करने वाली कौन सी नदी है? लिम्पापो नदी। अब हम चलते हैं पूर्वी राजस्थान की तरफ कि पूर्वी राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? चंबल नदी। और वहीं पूर्णतः राजस्थान के अंदर बहने वाली नदी कौन सी है, जिसका संपूर्ण भाव कहाँ पे है? राजस्थान के अंदर। तो कौन सी है? बनास नदी। तो इन्हीं पॉइंटों से क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। तो उत्तरी राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? घग्गर नदी। और पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी लूणी नदी। और दक्षिणी राजस्थान की सबसे लंबी नदी माही नदी। और पूर्वी राजस्थान की सबसे लंबी नदी चंबल नदी। और वही पूर्णतः राजस्थान के अंदर बहने वाली नदी कौन सी है? बनास नदी। अब हम लंबाई के अनुसार नदियों का क्रम देखें तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। परीक्षा के अंदर इस तरह का क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है लंबाई के अकॉर्डिंग। अगर हम लंबाई के अकॉर्डिंग देखें तो सबसे पहला आएगी चंबल नदी, और उसके बाद माही नदी, उसके बाद बनास नदी, और उसके बाद लूणी नदी।
इसका लंबाई का क्रम देखें तो 1051 किलोमीटर है चंबल नदी, और 576 किलोमीटर है माही नदी, और 512 बनास, जो संपूर्ण भाग कहाँ पे है, राजस्थान के अंदर, और 495 लूणी। तो इसकी एक ट्रिक है, आपको चंबल नदी अगर पता है तो आप लंबाई के अनुसार सब नदियों का पता लगा सकते हैं। सबसे पहले च आ रहा है तो च से कौन सी नदी होगी, चंबल नदी। और उसके बाद मैं आ रहा है तो मैं से कौन सी नदी, माही नदी। उसके बाद बै आ रहा है तो बनास नदी, और उसके बाद लूणी नदी। और वहीं अपवा क्षेत्र के अनुसार नदियों का क्रम देखें तो सबसे पहला आएगा बनास नदी, उसके बाद लूणी, और उसके बाद चंबल, और उसके बाद माही नदी। अब अगर हम कंपेयर करें दोनों को, लंबाई के अनुसार हमने एक ट्रिक याद की थी, चंबल नदी। इसी चंबल से हमने ट्रिक याद रखी है। पहले च से कौन सी नदी है, चंबल नदी। और मैं से कौन सी नदी है, माही नदी। और बै से कौन सी नदी है, बनास। और लय से कौन सी नदी है, लूणी नदी। अब हम देखें तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, ये 4 नंबर है। अब हम अपवा क्षेत्र के अकॉर्डिंग देखें तो एक तो ये 3 नंबर वाला, उसके बाद कौन सा, 4 नंबर वाली नदी, और उसके बाद 1 नंबर और 2 नंबर। तो अपवा के लिए यहाँ से 1 नंबर डायल करना है हमें, 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर, 4 नंबर। तो बनास नदी, उसके बाद लूणी नदी अपवा की दृष्टि से, उसके बाद चंबल, और उसके बाद माही। और लंबाई के अकॉर्डिंग देखें तो ये चंबल नाम से ही चंबल, माही, बनास और लूणी नदी। और अंतिम पॉइंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, राजस्थान राज्य की जल नीति कब आई थी, 18 फरवरी 2010 को जारी की गई थी। ये सभी पॉइंट थे जो आपको अच्छे से समझा दिए गए हैं, और सभी क्वेश्चन थे जो महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे। और मैं आपसे आशा करता हूँ कि आप इस क्लास का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा ले रहे होंगे, और अपने मित्रों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के अंदर।